स्वागत है आपका एक और वीडियो में। निबंध की श्रृंखला में हम लोग इकोनॉमिक्स में पहुंच चुके हैं। इकोनॉमिक में कई मुख्य मुख्य टॉपिक है, उसी में से एक टॉपिक है जीएसटी और कर सुधार, जिसे हम एक राष्ट्र और एक कर के नाम से जानते हैं। 2017 में जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था और तब से लेकर 2025 तक बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। ऐसे संदर्भ में यह देखा जा सकता है कि यह निबंध पूछा जाएगा। हम इस निबंध के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि जीएसटी क्या है, वैश्विक स्तर पर जीएसटी का क्या प्रभाव है, क्यों हमारे लिए जरूरी था, इसकी रचना क्या थी, किस प्रकार ये संघीय परिषद में बदला, इसकी ऐतिहासिक यात्रा क्या रही, इसकी कुछ डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। ठीक। और हम ये जानेंगे कि आखिर स्लैब क्यों कम किया गया, कम होने के बाद हमें क्या फायदा मिला। ये सारी बातों का जिक्र हम जीएसटी के इस निबंध में करेंगे, जो हमें एक देश और एक कर के बारे में आगे बढ़ाने के लिए मदद करता है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक कोटेशन के माध्यम से। आप चाहें तो कोई भी कोटेशन लिख सकते हैं, पर यहाँ दो कोटेशन हमने लिखा है, दोनों को कोट कर सकते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी का 30 जनवरी 2017 का कथन है, जीएसटी आजादी के बाद सबसे बड़ा सुधार है, इसने भारत को एक साझा बेचा बाजार बना दिया है। ठीक है, आप इस कथन को कोट कर सकते हैं। या ओलिवर वेंडल होम्स जूनियर का है कथन, कर वह कीमत है जो हम सभ्य समाज को चुकाते हैं। तो इन दोनों कथनों के माध्यम से इस निबंध की शुरुआत की जा सकती है। हम इस निबंध में यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जीएसटी होता क्या है, ये व्यवस्था क्या है। तो जीएसटी के पहले आपके पास पता है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई प्रकार के अप्रत्यक्ष कर हुआ करते थे। यह अप्रत्यक्ष करों को हटाकर एक प्रकार का नया कर लाया गया, एक समूह है। अगर भारत के संदर्भ में देखें तो 17 करोड़ को मिलाकर लगाया गया है। ये कैस्केडिंग इफेक्ट को प्रभावित जो करता था, वो अब नहीं होगा। जैसे कि अगर ए व्यक्ति है और बी व्यक्ति है, अगर टैक्स ए व्यक्ति पे लगाया गया तो वो टैक्स जो है बी व्यक्ति भी देगा और ए व्यक्ति भी देता। तो भारत सरकार को दोनों जगह से टैक्स मिलता था। इसी तरह भारत के अगर जितने विभिन्न राज्यों में, जैसे महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, अलग अलग राज्यों में अलग अलग टैक्स होता था। इससे क्या होता, टैक्स का संग्रह में कमी आती थी और अनियमितताएं ज्यादा आती थी। इन्हीं सबको दूर करने के लिए वर्ष 2000 से ये सब प्रयास किए जाने लगे कि हम एक देश और एक कर के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। वैश्विक स्थिति के बारे में देखा जाए तो ये सबसे पहले फ्रांस में आया था। आप निबंध में ये बात जरूर बताएं कि आया कहाँ से था। तो ये फ्रांस में एक व्यवस्था देखी गई। एशिया में अगर शुरुआत देखें 77 से दक्षिण कोरिया के आसपास देखे। यूरोप में 70 के 80 दशक में देखा गया। वहीं खाड़ी देशों की बात करें तो यह 2018 और 19 के आसपास आया था। भारत में यह 2017 को अपनाया गया था। तो मोटा मोटा आप एक पैराग्राफ लिख के इस बात को दिखा सकते हैं कि जीएसटी की शुरुआत कहाँ हुई, जो कि एक निबंध की भूमिका मानने में आपका काम करेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि जीएसटी जरूरी क्यों था। मतलब अलग अलग देशों में अलग अलग कर का स्लैब होने की वजह से जीएसटी हमारे लिए जरूरी हो गया था। अरुण जेटली जी का कथन था कि जीएसटी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बिग बैंग से कम नहीं है। ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि जो जियोग्राफी का सिद्धांत है बिग बैंग की तुलना, इससे कर दिया था। उन्होंने कहा इससे दोहरा कर कैस्केडिंग जो इफेक्ट था वो समाप्त हो जाएगा, मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का जो कर स्लैब था दो 2014 में 142 हो गया था, और इसके बाद भारत के 2020 में ये जो है 63वां हो गया था। इससे क्या दिख रहा है, बिजनेस मतलब वे ऑफ बिजनेस का जो तरीका है वो आसान हो जाएगा और हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। अब जीएसटी है क्या, तो इसे हम सिंपल शब्दों में कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है। ये उपभोक्ता पे आधारित कर होता है, यानी डेस्टिनेशन बेस्ड, मतलब जितनी भी वस्तु होती है उन पे होता है। ये कई प्रकार से होता है। जैसे इसके 4 स्लैब डिसाइड किए, 4 नहीं 5 स्लैब डिसाइड किए गए थे। 0%, 5, 12, 18, 28। जो 0% का कर था वो आप एक पैराग्राफ में बनाएंगे तो उसमें इस बारे का जिक्र करेंगे कि 0% किसके दायरे में आता था, 5% किसके दायरे में, 18% साबुन सोप टेलीकॉम के दायरे में आता था, वहीं 28% एसी के दायरे में आता था। वहीं आप बताएंगे सोना पे 3% अलग से लगाया जाता था और पेट्रोल डीजल शराब को इससे बाहर रखा जाता था। ये राज्यों की स्थिति को सुधारने के लिए ये चीजें की गई थी। ठीक है। एक पैराग्राफ ये हो गया। अब हम चलेंगे, जीएसटी जब बनाई गई तो उसमें एक काउंसिल, मतलब अकेले का फैसला नहीं। अब तक
55 बैठकें हो चुकी। हर बैठक में 2 से 75% उपस्थिति अनिवार्य होती थी। अगर कोई निर्णय लेना है तो 75% लोग बोलेंगे तभी ये निर्णय होगा। मतलब पूरे राष्ट्र के लेकर चलाया गया है, ठीक है? और इसमें कुल 33 सदस्य होते हैं, केंद्र और सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर। इसकी ऐतिहासिक यात्रा ये पहले 2000 में लाया गया, फिर 2006 में कालकर टेस्ट टास्क फोर्स नाम समिति बनी, उसने रिपोर्ट दी। एक 2011 में इसका पहला विधेयक आया था और 2016 में इसका वास्तविक विधेयक क्लियर हुआ। अभी हम आगे इस बात को देखेंगे कि ये इसकी यात्रा कैसे शुरू हुई। इसमें हम कौन-कौन से अनुच्छेद जोड़े हैं। 1 जुलाई को मध्य रात्रि को 2017 को ये लॉन्च कर दिया गया था। अब हम इसके वास्तविक एक पैराग्राफ आप इस पे बनाएंगे, एक पैराग्राफ आप इस पे पूरा देंगे कि कौन-कौन से अनुच्छेद है जो इसमें जोड़े गए, कौन-कौन से अनुच्छेद इसमें परिवर्तन किए गए। तो इस बारे में थोड़ा-सा हम जिक्र कर लें। पहला प्रयास कब किया गया था? तो पहला प्रयास अब 2011 को किया गया था। लेकिन यूपीए की सरकार राज्य का विरोध हुआ तो ये इसे हटा दिया गया। फिर ये दूसरा प्रयास किया गया 122वें 2014 में, जिसमें नई सरकार आई, नए बिल को लेके। आंतरिक रूप से इसे 2016 में पूरी तरीके से लागू कर दिया। आप इस बात को बताएंगे कि नए अनुच्छेद में 246 में ए जोड़ा गया, 269 ए जोड़ा गया और 279 ए जोड़ा गया। कुछ अनुच्छेद जिसमें चेंजेस हुए हैं वो 248 रहे, 249 रहे, 50, 68, 69, मतलब केंद्र और संबंधों के बीच जो अनुच्छेद आप देख रहे हैं, ये उन्हीं में परिवर्तन करने की बात की गई, ठीक है। दूसरी चीज, इसमें इस बात का ध्यान दिया गया, सेवन मतलब जो हमारा जो सेवन शेड्यूल था उसमें कुछ वस्तुएं हटाई गई, जैसे बावन ऑक्ट्रोई, इंटरटेनमेंट टैक्स, ये सारे टैक्स जो है उसमें से हटाया गया और कौन सी समिति और कौन कौन सी नई एंट्री हुई, ये चीजें इसमें दिया गया है, ठीक। एक पैराग्राफ आप इस बातों का जिक्र करके जीएसटी को किस तरह एक देश एक सुधार के लिए मदद कर रहा है। आप चाहे तो केंद्र समिति के बारे में भी कुछ लिख सकते हैं, आप चाहे तो इकोनॉमी के कुछ पॉइंट उठाकर यहाँ पे इस चीज को कोट कर सकते हैं, ठीक। अब हम बढ़ते हैं इसके संग्रह में। देखा जाए तो अभी लेटेस्ट आप आंकड़ा देखिए, जहां औसत आप 2025 के लिए 1,85,00,000 करोड़ हुआ, वही नवंबर 2024 में 1,82,000 हुआ, अप्रैल में 2,10,000 हुआ। कुल मिलाकर कर देखिए अप्रैल नवंबर में से 14 लाख 8.5% की वृद्धि हुई। 14 लाख करोड़ 15 लाख करोड़ मिल रहा है, देख रहे हैं। इस ग्राफ के माध्यम से आप इस चीजों को समझ रहे हैं, लगातार हमें कर की प्राप्ति हो रही है, ठीक। अब सबसे बड़ा जरूरी है स्लैब कम क्यों किए गए, जनता का पैसा डालने का मास्टर, मतलब ये एक मैंने एक पैराग्राफ रखा है कि आपने देखा है कि कर को सुधार, एक राष्ट्र एक कार्य को सफल करने के लिए स्लैब को कम किया गया, क्योंकि इस समय क्या था, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगातार व्यापार के लिए कटौती की जाती, वास्तविक दबाव बढ़ रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर बढ़ रहा था। ऐसे में अगर टैक्स को कम नहीं किया जाता तो उपभोक्ता, जो हमारे भारतीय उपभोक्ता थे, भारतीय एक्सपोर्टर, ये सबको दिक्कतों का सामना करना पड़ता, इस वजह से सामना पड़ता, ठीक है। क्या क्या कम किए गए, 28% के स्लैब में पहले 4800 वस्तुएं लाई थी, बाद में 233 कर दी गई। 2024 में जब 17 में लाया गया तो 18 बाद में इसे 233 कर दिया गया। 2024 में इसे 233 कर दिया गया। देखिए कितना परसेंट कम कर दिया गया। 70% घरेलू उपभोगों पर अब जो है 0 से लेकर 18% तक ही टैक्स लगेगा। और परिवार की सालाना जो है जो एक मिडिल क्लास फैमिली होती है उसकी 4,000 से 6,000 या 7,000 के आसपास बचत होगी। तो इस बातों को लिख सकते हैं। इस पैराग्राफ को लिखते वक्त आप अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का जिक्र करना आवश्यक हो जाएगा, क्योंकि वो भी एक प्रेशर का ही काम कर रहा था भारत की इकोनॉमिक दर पे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। स्लैब जो कम हुए उनकी एक लिस्टिंग हमने दे दी है कि 28% से 18% हो गया, दही और छाछ में 12 से 0% हो गया, बिस्किट पे जो है 18% से 12% हो गया, नॉन एसी पे 18% से 5%। तो ये एक पैराग्राफ है, आप इनके माध्यम से दिखाएंगे कि कैसे एक आम जनता का जेब भरा गया है, ठीक है। इस चीजों के माध्यम से हम एक देश एक सुधार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसके कुछ लाभ बताइए, जैसे लॉजिस्टिक की लागत पहले 14% हुआ करती थी, अब 8-9% हो गई। औसत कर्ज 14,205 था, अब 11 हो गया था, ठीक है। और नए टैक्स पेयर में 1.2 करोड़ नए टैक्स पेयर आ गए। भारत को अगर चलाना है तो नए टैक्स पेयर की जरूरत होती है। जैसे इनकम टैक्स लोग लगातार बढ़ रहे हैं स्लैब में, उसी तरह अप्रत्यक्ष कर देने लोगों को बढ़ रहे हैं, ठीक है। ठीक। अब इस पैराग्राफ के माध्यम से आप ये बताएं कि किस प्रकार से जीएसटी से लाभ हो रहा है। हम अगले पैराग्राफ के, हाँ, चुनौतियां भी आई और इसके कुछ निष्कर्ष पे हम देखेंगे क्या है। 2030 तक भारत को विश्व गुरु बनना है, 2017 तक भारत को विकसित बनाना है, ठीक है। 100 वर्ष तक हमें अपना विकसित बनना है। तो हमें एक देश एक कर, एक देश एक चुनाव, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं लानी है जो आसान हो। पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाना है, सिर्फ 3% स्लैब को रखना है, 8
15-28 ये भविष्य की चीज़ें बताई गई और जीएसटी 2 को एआई से पूरी तरह ऑटोमेटिक कर दिया जाएगा। ये अपने आप में बहुत अच्छी व्यवस्था है। निर्मला सीतारमण के एक कथन को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जीएसटी अभी किशोरावस्था में 2030 तक ये दुनिया की सबसे कुशल सिस्टम बनेगा। ठीक है? चुनौतियाँ आई पर राह इतनी आसान नहीं है। इसको चुनने के लिए हमें बहुत सारे इसमें काम करने हैं। अभी तो भारत सरकार द्वारा इतने प्रकार की व्यवस्थाएँ की गई हैं, ठीक? अब आते हैं इसके अलावा सुधार क्या हुए? कॉर्पोरेट टैक्स पहले 30% लगता था, अब जाके नए पे 15% हो गया। विवाद से विश्वास के लिए एक काउंसिल प्रारंभ की गई, जहाँ पे सारे समाधान किए जाएँगे। फेसलेस असेसमेंट हो गया, ठीक है? नया टैक्स लाया गया है, कैपिटल गेन टैक्स में भी आसानी की गई। तो इस प्रकार के परिवर्तन से भी एक देश भारत में एक देश एक कर की व्यवस्था को आसान बनाने का काम किया जा रहा है। ये पैराग्राफ इस बात पर समर्पित हो जाता है। ठीक, हम बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ के। अगले पैराग्राफ में आप एक कथन है जिन नरेंद्र मोदी जी का, इसको लिख कर बस ये खत्म कर सकते हैं। जीएसटी ने भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनाने की नींव रखी और यह सिर्फ एक कर नहीं, ये नए भारत का संकल्प है। ये 2024 में उन्होंने कहा था। ठीक है? अगर कोई प्रश्न है तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। ये हमारा निबंध हो गया। पूरे कॉन्सेप्ट के माध्यम से हमने निबंध आपको समझाने का प्रयास किया। इस निबंध को लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे? इस निबंध को लिखने के लिए आप सबसे पहले बताइएगा कि ये है क्या? ठीक है? ये किस प्रकार करों के जाल को खत्म किया? फिर वैश्विक स्थिति इसकी बताइएगा, क्यों ज़रूरी हमारे यहाँ हो गया? ये है क्या? इसमें क्या-क्या कौन-कौन सा संघवाद को आप ये बताएँगे, इससे संघवाद भारत में संघवाद को मजबूती मिली है। इसमें जीएसटी और भारत में केंद्र और राज्य दोनों की शक्तियों को मजबूती मिली है, ठीक है? इसकी यात्रा कैसे-कैसे, कौन-कौन से आर्टिकल जोड़े गए, आप इस बात की चर्चा करेंगे। आप ये दिखाएँगे कि किस प्रकार इन परिवर्तनों से कितना ज़्यादा भारत को फ़ायदा हुआ है। भारत को इतना फ़ायदा हुआ है तब जाके इन्होंने स्लैब को कम किया, क्योंकि यह दिखाने का प्रयास किया गया कि अगर हम कम भी करते हैं टैक्स तो हमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, हम अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर को झेल सकते हैं। उसके बाद जो-जो फ़ायदे हुए उसको भी बताइए, ठीक है? और उसके बाद कुछ चुनौतियों के बारे में बताइए, जैसे जीएसटी शराब को लाना और 3 प्रकार का स्लैब रखना, इस सब बातों को रखिए, भविष्य की राय है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा निष्कर्ष लिख के आप इसको समाप्त कर सकते हैं। नहीं तो निर्मला सीतारमण की कथन को ज़रूर जोड़ दीजिएगा कि जीएसटी अभी किशोरावस्था में 2030 तक ये एक सबसे कुशल सिस्टम बनेगा, ठीक है? बाकी निबंध को हमने बहुत अच्छे तरीके से फ्रेम कर दिया। इसकी पीपीटी आपको इसके कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। अगर कोई सुझाव हो तो हमें ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।